हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRT 101 जिसका शीर्षक है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ के चैप्टर 3 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को बताने जा रहा हूं। हालांकि आपको MRT 101 में टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें से मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बता चुका हूं। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो में जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज चैप्टर 3 से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो उसे एक एक करके जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषक आंदोलनों के उद्भव के कारणों की व्याख्या कीजिए अथवा आंदोलन क्या है, आंदोलन की विभिन्न लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसे हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला बिंदु है कृषक आंदोलन, दूसरा है कृषक आंदोलन के कारण जो कि सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, और तीसरा किसानों का शोषण। तो पहला जानते हैं कृषक आंदोलन। कृषक आंदोलन हुआ होता है जब किसान किसी मांग की पूर्ति या किसी मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध एकजुटता होती है। वह एक सामूहिक रूप से सरकार को अपने मांग को पूरा करवाने के लिए वो विरोध करते हैं या फिर उसे मांग को पूरा करवाने के लिए वो अपना प्रपोजल लेके जाते हैं। तो वो सामूहिक रूप से एकजुटता का होना ही, इकट्ठा होना ही किसान आंदोलन होता है। किसान आंदोलन के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण के अंतर्गत अधिकांश सामाजिक आंदोलन उसके किसानों के कारणों का और उसके विकासों का ना होना होता है। अगर देखा जाए, सामाजिक असंतोष, सामाजिक विघटन और सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ किसानों के उत्थान के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य ना करना सरकार के द्वारा किसान आंदोलन का कारण हो जाता है। इसमें औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं आधुनिक शिक्षा के कारण भी किसान आंदोलन होता है। औद्योगिकरण, कभी कभी इंडस्ट्री लगाने के लिए किसानों की जमीन को ले लिया जाता है जो कि किसान आंदोलन का कारण बनता है। कभी कभी नगरीकरण, नगर को बसाने के लिए किसानों के खेतों को लिया जाता है, खेतों का अर्जन किया जाता है सरकार के द्वारा, जिससे किसान क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं और यह किसान आंदोलन का कारण बनता है। इस प्रकार किसान आंदोलन का कारण सामाजिक असमानता भी होती है। आर्थिक कारण अगर देखा जाए तो आर्थिक कारण के अंतर्गत किसान यूजुअली क्या होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं, आर्थिक कारण जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, आर्थिक शोषण, विभिन्न वर्गों में असंतोष इत्यादि भी किसान आंदोलन का कारण होता है। उसकी निर्धनता भी एक किसान आंदोलन का क्या कारण बन जाता है। राजनीतिक कारण अगर देखा जाए तो अनेक आंदोलनों का स्रोत राजनीतिक व्यवस्था होती है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था अथवा सरकार के प्रति अत्यधिक असंतोष, अगर सरकार के प्रति किसानों का रवैया असंतोष रहा तो वह किसान आंदोलन का कारण बन जाती है। जैसे बीच में अभी MSP को लेकर क्या हुआ था, किसान क्या है, असंतुष्ट है। अभी के जो वर्तमान सरकार है उसके विरोध में है, तो उसके विरोध वो किसान आंदोलन दिल्ली में कर रहे थे। हालांकि अभी वो बंद हो गया है कोरोना को लेकर, है ना। तो वो किसान आंदोलन का भी कारण होता है। किसानों का असंतुष्ट होना सरकार के विरुद्ध किसान आंदोलन का कारण है। किसानों का शोषण, अगर उसका शोषण देखा जाए तो किसानों को बहुत तरह से शोषित किया जाता है। उसके मुख्य कारण ये भी हो सकते हैं कि सरकार को अगर जब जरूरत पड़ती है जमीन की तो किसानों के खेतों को ले लिया जाता है, उसे मुआवजा के रूप में कुछ राशि देकर, जो कि उससे वो असंतुष्ट होते हैं। और यह इस प्रकार का किसानों का क्या होता है, शोषण होता है सरकार के द्वारा। तो सरकार के द्वारा शोषण किया जाना भी और उसके विरुद्ध में आवाज उठाना किसान आंदोलन का एक कारण है। इस प्रकार देखा जाए तो किसानों का जो विकास है, अस्तित्व है, वो बहुत धीमी होती है। साथ ही उससे विकास से संबंधित कोई नए योजनाओं को लागू नहीं किया जाता है। और कभी कभी किसान के विरुद्ध क्या होता है, कोई ऐसे बिल लाया जाता है जिसके कारण वो असंतुष्ट हो जाते हैं और किसान आंदोलन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1950 के पश्चात सामंतवादी विरोधाभास से उत्पन्न होने वाले कृषि आंदोलनों का वर्णन कीजिए अथवा ग्राम दान पर एक नोट लिखिए अथवा बरगा ऑपरेशन पर एक टिप्पणी कीजिए अथवा क्या यह सही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कृषि आंदोलन सामंतवादी अंत विरोध के कारण उत्पन्न हुई, इस पर चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला बिंदु है कृषि आंदोलन, दूसरा ग्रामदान जो कि 1952 में स्टार्ट हुआ था। आंदोलन नक्सलवादी व नक्सली आंदोलन जो 1967 में हुई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी। बरगा आंदोलन, कृषक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन। तो चलिए इस सभी बिंदु को एक एक करके जानते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि भारत में अनेक संस्थाएं हैं जो ग्रामीण उत्थान के लिए कार्य कर रही है। इसके कार्य वास्तव में क्या होते हैं, सराहनीय होते हैं, तारीफ करने लायक होते हैं, क्योंकि उसमें कोई राजनीति नहीं होती है।
यह मानव सेवा से प्रेरित होती है और इसके लिए बहुत सारे संस्थाएं क्या करती है, काम करती है और वो उसमें भागीदारी अपना उसके समझ रखती है, ताकि उससे संबंधित जितने भी बुराई हैं और विकास से संबंधित जितने भी बाधाएं हैं उसको दूर किया जा सके और उसके विकास में कार्य किया जा सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भारत में कृषक हमेशा क्या होते हैं, कृषक हमेशा भूपतियों और जमींदारों के अधीन ही रहा है। तो इसमें खासकर ये भी हो सकता है कि ये जमींदार के अधीन में इसलिए रहा है क्योंकि इसमें जातिगत व्यवस्था रही है, भूपतियों द्वारा और दूसरे बड़े जाति के द्वारा जमीन पर कब्जा किया जाना रहा है, कृषकों को शांत करने संबंधी अनेक सारे विरोध का सामना करना रहा है। तो इन सभी विरोधों का कारण भी क्या रहा है, किसान आंदोलन का कारण बना है। ग्रामदान के बारे में अगर जानते हैं, ग्रामदान 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो स्वतंत्रता के बाद और गांधी जी की मृत्यु के पश्चात तेलभागा, जो कि अभी तेलंगाना में है, तेलंगाना आंदोलन की समाप्ति पर भूदान का उदय हुआ था। तेलंगाना में ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो बाद में ग्रामदान आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। पहले इसे भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता था और बाद में इसे ग्रामदान आंदोलन के नाम से जाना लगा। इसमें क्या था, इसमें ग्रामदान और भूदान आंदोलन गांधी जी की ही परिकल्पना थी, गांधी जी के द्वारा ही इसे स्टार्ट किया गया था, जिसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व को न्यास की संपत्तियों में बदलना था। इसमें यह कहा गया था कि जो संपत्ति महाजन का है उसका कुछ भाग क्या होगा, उसे भागीदार को भी मिलेगा। ठीक है, जो उस पर काम करते उससे मिला था। इसके विरुद्ध में क्या हुआ था, यह आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, जो कि नालगोंडा में प्रारंभ हुआ था, यह तेलंगाना आंदोलन का ही जन्मस्थली था। वहां पे तेलंगाना आंदोलन में ही दोनों आंदोलन हुआ था, भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन, जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था, इसमें भूस्वामी परिवारों से भूमिहीनों को अपना अतिरिक्त पुत्र मानने का आग्रह किया गया था। इसमें बोला गया था कि जो भूस्वामी है वो जो उसके अंतर्गत जो काम करते हैं उसको अपना आदमी माने और उसे उसका हक दिया जाए, मतलब जो खेती होता है खेती का कुछ परसेंटेज उसको दिया जाए, जिसके विरोध में क्या हुआ था, ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा आंदोलन नक्सलवादी या फिर नक्सली आंदोलन। तो नक्सलवादी या नक्सली आंदोलन की शुरुआत जो है 1967 में हुई थी और इसकी शुरुआत दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में हुई थी। तो दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी तहसील में नक्सलवादी आंदोलन का उदय जब हुआ तो इसमें क्या हुआ था, यह अपना नाम पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलवाड़ी, यह संबंधित था पश्चिम बंगाल के एक गांव से संबंधित था, जो कि दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में हुई थी इसकी शुरुआत। इसमें क्या था, इसमें जितने भी भूमि से संबंधित काश्तकार थे और जो किसानों का शोषण कर रहे थे, तो भूमि सुधारों के विनाश के विरुद्ध में ये आंदोलन तैयार किए थे और इसके अंतर्गत काश्तकारों को यह सलाह दी गई थी कि जमींदार को फसल का हिस्सा तब तक मत दो जब तक वे किसानों को या काश्तकारों द्वारा खेती बाड़ी की गई भूमि के दस्तावेज साक्ष्य प्रदान नहीं करते। मतलब इसमें क्या हुआ था, बोला था जो जमींदार है, जमींदार के विरुद्ध में ही किसान आंदोलन करने लगे थे, जो उसके अंतर्गत काम करते थे, कि उसको हक दिया जाना चाहिए, प्लस क्या है उसको कागज भी दिया जाना चाहिए, जमीन से संबंधित जो दस्तावेज है उस भागीदार को, वो काम करने वाले व्यक्ति को, काम करने वाले किसान को दिया जाना चाहिए, जो कि एक आंदोलन का कारण बना और ये नक्सलवादी या फिर नक्सली आंदोलन का कारण बना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बरगा आंदोलन, जिसको हम बरगा ऑपरेशन के रूप में भी जानते हैं। तो इसकी शुरुआत 1967 में हुई थी और ये क्यों हुई थी, तो इसकी शुरुआत होने का एक कारण था कि किसानों में भूमि संबंधी समस्याएं, भूख, ऋण सुविधाओं का अभाव और बेरोजगारी, साथ ही साथ पट्टों की असुरक्षा। मतलब क्या था इसमें कि अगर किसान किसी खेत में काम करते हैं तो उसे उसका हक दिया जाना चाहिए और उससे संबंधित जो अगर उस किसान को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो जमींदारों को इसकी सहायता करनी चाहिए। इसके विरुद्ध में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। साथ ही अगर ऋण की आवश्यकता हो तो उसे ऋण भी दिया जाए, ताकि वो अपनी खेती में, जैसे बरसात के दिन में उसे खाद की जरूरत पड़ती है, कीटनाशक की जरूरत पड़ती है, ताकि वो अच्छी तरह से खेती कर सके। इन सभी सुविधाओं को जमींदारों के द्वारा किसानों को नहीं दिया जाता था, जिसके विरुद्ध में ही ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कृषक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन का क्या रोल रहा है, तो अगर देखा जाए कृषक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन वो बहुत ही प्रभावित रहा है। इसमें कृषक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का ही एक रूप रहा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग में परिवर्तन लाना है या फिर
किए गए बदलाव का विरोध करना था, जो कि किसान के संरक्षण और विकास में सहयोगी था, जो कि किसान के विकास के साथ साथ उसके सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि सुधार का अर्थ बताइए तथा बिचौलिए पत्तों के उन्मूलन का विस्तार से विवरण कीजिए, अथवा बिचौलिए पत्तों का उन्मूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। यह क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। बिचौलिए पट्टो, यहाँ पे पत्तो हो गया है, हालांकि यहाँ पे पट्टो होना चाहिए, टमोकर संजू है ना, हलंत के साथ पट्टो। तो बिचौलिए पट्टो के बारे में पहले हम लोग जानते हैं एक एक करके, ठीक है। इसे निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है भूमि सुधार का अर्थ, भूमि सुधार के मूल उद्देश्य, भूमि सुधार अंतर्गत योजनाएं, भू संपत्तियों की चकबंदी और भूमि सुधार में भू अभिलेखों का संग्रहण, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत भूमि से संबंधित जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना था। जमींदारी व्यवस्था को क्या करना था? समाप्त करना था। काश्तकारी सुरक्षा हेतु काश्तकारी सुधार कानून लाना था और उसके विरुद्ध में क्या करना था? कानून लाना था। साथ ही साथ एक ये किसानों के विकास हेतु और उसके उत्थान हेतु ऐसे कानून बनाए जाने की मांग की गई थी ताकि जमींदारों के साथ साथ किसानों का भी हित हो सके। इसके मुख्य उद्देश्य जो थे वो भूमि सुधार के मुख्य उद्देश्य थे, जो उसके दस्तावेज में परिवर्तन करना था और साथ ही भूमि के अंतर्गत जितने भी योजनाएं, भूमि से संबंधित जितने भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है उसका लाभ उस भूमि पे कार्य करने वाले किसानों को मिलना चाहिए, यह प्रावधान की मांग की गई थी। और भू संपत्तियों की चकबंदी करना, डेट मीन्स कि आगे अगर भूमि में खेती की जाती है तो उसका कुछ भाग किसानों को भी दिया जाना था। भूमि सुधार में भू अभिलेखों के संग्रह, इससे संबंधित जितने भी भू अभिलेखों का संग्रह था उसको उसमें सुधार किया जाना था। मतलब अगर जमींदार अगर किसी किसान को अगर खेती करने के लिए देते हैं तो उस खेती में उस जमींदार के साथ उस किसान का भी उल्लेख होना जरूरी था और इस उल्लेख से संबंधित मांग को इस दस्तावेज के अंतर्गत रखा गया था ताकि बिचौलियों का इसमें कोई हिस्सेदारी ना हो और किसानों को अपनी भूमि संबंधित किसानी करने के बाद उसे अच्छे फसल की उत्पत्ति हो और वो अच्छे फसल को क्या कर सके, वो अर्जन कर सके, साथ ही वो अपना विकास भी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काश्तकारी सुधारों से आप क्या समझते हैं? काश्तकारी सुधारों के विभिन्न पहलुओं का वर्णन कीजिए अथवा भारत में पट्टेदारी सुधारों की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2013 में पूछा गया। तो पहले हम जानेंगे कि काश्तकारी सुधार के पहलू क्या हैं, पट्टों की सुरक्षा से क्या समझते हैं, मालगुजारी का क्या नियमन है और स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना क्या है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। काश्तकारी सुधार से संबंधित अगर हम जाने तो काश्तकारी क्या है? काश्तकारी का संबंध किसान और किसानी से है, मतलब किसान है और किसान द्वारा की गई खेती और उसके द्वारा प्राप्त अर्जन से है, ठीक है। इसमें क्या है, पट्टों की सुरक्षा की जाती है। पट्टों की सुरक्षा करने के लिए अलग अलग नियमन होती है जिसमें ऐसी सुरक्षा में भूमि सुधार करने, उत्पादकता बढ़ाने तथा काश्तकारों को अपने पास उत्पादन का उचित हिस्सा देने का प्रावधान था। मतलब अगर किसान किसानी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या है, महाजन को, जो काश्तकार को है, उस किसान को सुविधा हेतु उसे अपने हिस्सा का कुछ जो अनाज है उसे देना जरूरी था। इसके अंतर्गत बहुत सारे सुरक्षा प्रदान किए गए थे जिसमें पट्टों की न्यूनतम अवधि का उल्लेख किया गया था कि ना इतना दिन के लिए, इतना साल के लिए ही आपको खेत दिया जाता है जोतने के लिए, आप खेती कीजिए और उसका जो कुछ भाग आप रखिए और फिर हमें भी कुछ दीजिए। तो ये कुछ नियम अवधि का उल्लेख किया गया था। बेदखली पर पाबंदी था कि नहीं, आप बेदखल नहीं कर सकते हैं, अगर हमको इतना दिन के लिए दिए तो उसके बीच हमको भगा नहीं सकते हैं, गलत ढंग से निकाल नहीं सकते हैं, है ना। अगर काश्तकारी है, कोई महाजन है, तो वो किसान को गलत ढंग से निकाल नहीं सकते हैं अपनी खेती से। और मुआवजा और सुधार के लिए काश्तकारों के अधिकार भी दिए गए थे कि नहीं, अगर कभी क्या हो गया कि प्राकृतिक आपदा आ गया, फसल नष्ट हो गई, तो उसमें मुआवजा भी देने का प्रावधान रखा गया था। और इस प्रकार इस प्रावधान से जो किसान के जीवन में काफी परिवर्तन आया था, ताकि उसमें और साथ ही साथ क्या हुआ था, इसमें भूमि से संबंधित जितने भी योजनाएं थे वो किसानों को आसानी से मिलने लगे थे, जिससे उसका क्या हुआ था, उसका विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट हमारा है मालगुजारी का नियमन। मालगुजारी का नियमन था कि भूमि का स्वामित्व कौन है? तो भूमि का स्वामित्व वह होता था जो मालगुजारी का नियमन का पालन करता था और वो रसीद काटता था। हमारा भी जमीन है, अगर किसी का भी जमीन है तो वो क्या करता है, मालगुजारी भरता है, मतलब वो जब रसीद काटता है कि ना इसमें हमारा क्या है, अधिकार है, हम इसके स्वामी हैं। स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना यही होता है। स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना मतलब इस जमीन पे मेरा अधिकार है, इस जमीन को बेचने का अधिकार है, है ना। तो इसमें क्या है, स्वामी उसे बेचना भी चाहता है तो वो बेच सकता है, तो ये स्वामित्व का अधिकार होता है। अगर चाहेगा कि हम क्या है, जमींदार है, हम जमीन को बेचना चाहेंगे तो हम बेच सकते हैं। उस टाइम क्या है, किसान उसका विरोध नहीं कर सकता है। इन सभी
आंकड़ों को और इन सभी बिंदुओं को काश्तकारी सुधारों में सम्मिलित किया गया था, ताकि इसमें पट्टेदारी के साथ साथ जमींदार हो या फिर काश्तकारी हो या फिर किसान हो, सभी का क्या हो सके, भला हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की जांच कीजिए। अथवा हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उभरे समस्या क्षेत्रों की विवेचना कीजिए, जो कि दिसंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा हरित क्रांति के प्रमुख कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। अथवा ऐसे कौन से कारक थे जिससे भारत में हरित क्रांति आई। तो चलिए निम्न बिंदु को एक एक करके जानते हैं। पहला जानेंगे कि हरित क्रांति के क्या प्रभाव है, इसे डबल हो गया है तो हरित क्रांति के क्या प्रभाव है, हरित क्रांति के प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या है, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग कैसे किया गया, और बहुफसली कार्यक्रम क्या है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्या है, और लघु सिंचाई की व्यवस्था क्या है, इसे एक एक करके जानते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि हरित क्रांति क्या है और इसे क्यों लाया गया था। कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना ही क्या है, हरित क्रांति कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो अधिक उपज देने वाले बीजों को क्या है, हरित क्रांति में शामिल किया गया था। इसमें क्या है, किसानों के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करना इस उनका मुख्य उद्देश्य। मतलब अगर देखा जाए तो हरित क्रांति का उद्देश्य जो था वो कृषि में वृद्धि करना था। ठीक है, मतलब हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उपज को बढ़ाना था, उसमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके, कृषि उपज में वृद्धि की जा सके, ये हरित क्रांति की पहला मुख्य उद्देश्य थी। अधिक उपज देने वाले बीजों को, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग, यंत्र एवं उपकरण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, कृषि साख व्यवस्था आदि सभी को हरित क्रांति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, ताकि अधिक से अधिक उपज की जा सके, अधिक से अधिक उत्पादन की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हरित क्रांति के प्रमुख कार्यक्रम क्या है। तो हरित क्रांति को सक्षम बनाने के लिए उस बहुत सारे परिवर्तन किए गए, बहुत सारे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें से प्रमुख कार्यक्रम है कि किसानों द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे उसकी डाटा ब्लॉक के माध्यम से सरकार को दी जाती थी, और सरकार उस कार्यक्रम को सुसंगठित बनाने के लिए उसे नए या उन्नत किस्म के बीजों को प्रोवाइड करवाते थे, उन्नत किस्म के बीजों को देते थे, ताकि किसानों की जो फसल है उसमें अधिक वृद्धि हो सके, उसकी जो उपज है उसमें अधिक वृद्धि हो सके। बहुफसली कार्यक्रम को लागू किया गया। किसानों को कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साल में एक बार ही क्या करना है, फसल उगाना है, साल में हर एक सीजन में अलग अलग फसल की उपज करनी है। मतलब ठंडा में अलग फसल लगाना है, गर्मी में अलग लगाना है, बरसात में अलग लगाना है ना। तो ये बहुफसली कार्यक्रम हुआ, मतलब अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल को लगाना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। पहले क्या होता था, वो पारंपरिक जो गोबर हुआ या फिर खाद हुआ, इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से किसानों की उपज में बहुत वृद्धि हुई। साथ ही साथ सिंचाई की व्यवस्था की गई। पहले सिंचाई के लिए पोखर का इस्तेमाल किया जाता था, या कहीं अगर नजदीक में नदी है या नाला है तो वहां के पानी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था में बोरिंग किया गया सरकार के द्वारा, और उसमें पानी की सुविधा दी गई, जिससे किसान की जो उपज है उसमें बहुत सारी वृद्धि हुई। ये और इन सभी वृद्धि के उपरांत ही हरित क्रांति का जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ, और किसानों के जो उपज है उसमें कई गुना वृद्धि आई, जो कि एक हरित क्रांति को कारगर बनाने में सहायक भूमिका निभाई है। हरित क्रांति को सुसंगठित रूप से उन्नत होने में सहायक भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि विस्तार की संकल्पना और क्षेत्र का वर्णन कीजिए, अथवा कृषि विस्तार के उद्देश्यों को समझाइए। यह क्वेश्चन जून 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा भारत में कृषि विस्तार सेवाओं के सम्मुख आने वाली समस्याओं और चुनौतियों की जांच कीजिए। यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला हम जानते हैं, इसे निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है, भारत में कृषि विस्तार क्या है, कृषि विस्तार के उद्देश्य क्या है, कृषि विस्तार में आने वाली समस्या क्या है, वित्त व्यवस्था क्या है या वित्त समस्या क्या है, खेतों में कार्यरत महिलाओं की अवहेलना क्यों की जाती है, इसके बारे में जानेंगे, और कृषि पर ध्यान का अभाव। तो इस सब को एक एक करके जानते हैं। पहला बिंदु है हमें कृषि विस्तार के बारे में हम जानते हैं। भारत में कृषि विस्तार से संबंधित सेवाओं की प्रमुख समस्या कम करने के लिए वहां पे संसाधन की क्या है, उपलब्धता करानी बहुत जरूरी होती है। साथ ही साथ कम संसाधन वाले किसानों की सहभागिता के अभाव और रिसाव में क्या हुआ, परिवर्तन लाया गया। कभी कभी किसानों के पास संसाधन नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, कृषि में भागीदारी नहीं लेते हैं, कृषि का विस्तार नहीं कर पाते हैं। तो उससे संबंधित जो संसाधन है वो सरकार के द्वारा समय समय पर प्रोवाइड की जाती है, उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वो किसान अच्छी तरह से अपनी कृषि विस्तार को कर सके।
कृषि विस्तार के उद्देश्य भी निम्नलिखित होते हैं। कृषि विस्तार के उद्देश्य निम्नलिखित होता है कि उसमें अधिक से अधिक उपज की जा सके, नए नए धानों के या फिर नए नए बीज, नए नए फसलों के किस्मों की इस्तेमाल की जा सके, ताकि अधिक से अधिक उसकी क्या हो, उपज हो। साथ ही साथ कृषि विस्तार में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। कैसे खरपतवार को हटाना है, कैसे कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, कैसे सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था करनी है, इन सभी पर विचार किया जाता है। वित्तीय समस्या, किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए कभी कभी वित्त समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या की जाती है, किसानों को सरकार के द्वारा बैंक के माध्यम से किसान लोन दी जाती है। उन सभी किसानों का केसीसी कराया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, उसके माध्यम से उसे कुछ राशि दी जाती है खेती करने के लिए, जो कि वित्त समस्या को दूर करने में सहायक होती है। खेतों में कार्यरत महिलाओं की अवहेलना की जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि खेतों में महिलाओं को काम में नहीं लिया जाता है, या अवधारणा है कि महिला कम काम करती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। महिला और पुरुष लगभग समान काम करते हैं, और उनको सम्मिलित करना भी क्या होता है, कृषि विस्तार में सहायक होती है। अगर कभी कभी क्या होता है, हमें लेबर नहीं मिलता है, काम करने के लिए श्रमिक नहीं मिलते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं, अगर पुरुषों की कमी होती है, पुरुष नहीं मिल पाते हैं काम करवाने के लिए, तो हमें महिलाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, महिलाओं को सम्मिलित करनी चाहिए। इससे भी हम कृषि विस्तार कर सकते हैं। कृषि पर ध्यान का अभाव, अभी क्या हो जाता है, अभी के टाइम में लोग क्या करते हैं, आप कृषि पे धीरे धीरे ध्यान भटका रहे हैं, कृषि करना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं कि नहीं, बहुत ही क्या है, वो महंगाई पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। तो नहीं, कृषि पे ध्यान का अभाव जो है, उस पे अटेंशन फिर से लाना चाहिए। वहाँ पे नए नए उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करना चाहिए, कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था हेतु पानी की उपलब्धता करनी चाहिए, और इसके उपरांत हम लोग क्या कर सकते हैं कि कृषि में विस्तार कर सकते हैं और कृषि संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला है कृषि प्रौद्योगिक प्रबंधन एजेंसी, जिसको हम आत्मा के रूप से जानते हैं, ATMA, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि विज्ञान केंद्र, KVK, और लास्ट है ग्राम संयोजन परियोजना। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन क्या है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, जिसको हम आत्मा के रूप में जानते हैं, आत्मा के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसी खोज है, ऐसी एजेंसी है जो तकनीक के फैलाव को प्रोत्साहित करने के लिए बनी है, जो कृषि में नए नए तकनीक को लाने के लिए बनी है, और जो राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना के अंतर्गत आती है। यह जिला स्तर पर एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करने के साथ ही क्या करती है, नए नए शोध एवं विस्तार सेवाओं को समेकित करती है, नए नए सेवाओं को वो लागू करती है, ताकि अच्छी तरह से कृषि में तकनीकों का यूज किया जा सके। इसके अंतर्गत सदस्यों में क्या होती है, बागवानी को प्रोत्साहन दिया जाता है, पशुपालन, कृषि, मछली पालन एवं इससे संबंधित अनेक प्रकार के योजनाओं को लागू किया जाता है, और अनेक प्रकार की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कृषि विज्ञान केंद्र संस्थान, KVK। तो KVK के अंदर क्या होता है, KVK के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें किसानों को क्या है, परंपरागत नहीं, जो खेती बाड़ी तो कर ही रहा है, धान लगा ही रहा है, उसके साथ साथ उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के विशिष्ट संस्थान है KVK, जो कि प्रत्येक जिले में होते हैं। ये सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को KVK के माध्यम से क्या करते हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे कार्य को वो जमीनी स्तर पर रखते हैं, जो कार्य अनुभवों के माध्यम से सीखने के विचार पर आधारित होती है। KVK की उत्पत्ति शिक्षा आयोग 1964-66 की प्रस्तावित हुई थी। उसके साथ साथ क्या था, KVK के पॉलिटेक्निक में विपरीत कोई डिप्लोमा या डिग्री का पाठ्यक्रम नहीं था। पहले क्या था, व्यावसायिक प्रशिक्षण में कृषि संबंधित कोई डिप्लोमा नहीं था, लेकिन अब क्या है, किसी भी कॉलेज में हम लोग किसी भी कॉलेज में क्या है, अब कृषि पे भी डिप्लोमा कर सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में डिप्लोमा करना या मास्टर डिग्री करना क्या है कि कृषि में परिवर्तन लाना, मतलब उससे संबंधित किसान को जो समस्या हो रही है, किसान को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसका क्या सोल्यूशन करना है, ये KVK के अंतर्गत बताई जाती है। और उसे नई नई तकनीकों को चलाने, ऑपरेट करने की शिक्षा दी जाती है किसानों को, ताकि वो अपने कृषि में उसे यूज कर सके और अच्छी तरह से वो अपने उपज को बढ़ा सके। साथ ही क्या करना है, साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्राम संयोजन परियोजना। तो ये है IVLP। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम को लाया गया जो कृषक समुदाय से सीधे मिलने जुलने में वैज्ञानिक की सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत क्या है,
किसान तो खेती करते हैं, लेकिन किस तरह से खेती करें इसकी वैज्ञानिक धारणा से अवगत कराया जाता है किसानों को। इसके लिए बहुत सारे कृषि चैनल भी है, हमारे सरकारी चैनल है, जिसमें बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक बैठे रहते हैं और बीजों के बारे में, मिट्टी के बारे में, खेती से संबंधित जुताई के बारे में वो वैज्ञानिक तरीके से उसको प्रशिक्षित करते हैं, उसको जानकारी देते हैं, ताकि किसान उस जानकारी को लेकर वो अपने खेती में उसका इस्तेमाल करें और उसे संबंधित व्यवस्था में उत्पादकता और स्थायित्वता को क्या करे, वो लागू कर सके। साथ ही साथ वो तकनीकों का प्रयोग कर सके ताकि इससे जुड़े जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि की जा सके। इसके साथ वो तकनीकों का इस्तेमाल कर बहुत सारे बहुफसली का भी उपयोग कर सकते हैं, एक साल में अलग अलग फसल को भी उगा सकते हैं, जो कि उसकी क्षमता में वृद्धि एवं विकास को दर्शाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।